ज्वेलरीज को खरीदने के लिए किस तरह की सावधानी रखें, क्योंकि जिस तरीके से सरकार लगातार लोगों को एक तरीके से कह लीजिए कि जागरूक करती रही है कि आप ज्वेलरीज के लिए सावधानी से उसकी शॉपिंग करें या ज्वेलरी लेने जाएं तो किस तरीके की बातों का ध्यान रखें, उसके इतर भी अगर देखा जाए तो बहुत सारी जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं कि ज्वेलरी में भी, ज्वेलरी खरीद के समय भी बहुत सारे फ्रॉड्स देखने मिलते हैं। सावधानी कैसे रखें? जी, ये आपने बहुत ही अहम सवाल यहाँ पे किया है और इनका मैं थोड़ा-सा डिटेल में बोलना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट हमारा जाता है। जब कोई शादी होती है हमारे घर में, तो काफ़ी साल पहले से ही हम उसके लिए एक्यूमुलेट करना पैसा शुरू कर देते हैं कि हमें सोना यहाँ पे देना है, जेवर देना है। तो ज्वेलरी आप किसी भी पर्पज़ से ले रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि आप देखेंगे कि उसकी प्योरिटी क्या है और यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो रिसेंटली यहाँ पे बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि हॉलमार्क किया है। अब हॉलमार्किंग सेंटर है, यहाँ पे आप हॉलमार्क के 3 निशान होते हैं, उनको देख के आप बीआईएस स्टैंडर्ड है, वो देख के आप ज्वेलरी खरीदेंगे तो आपको पता है कि ये ज्वेलरी मेरी जो है ये 22 कैरेट की, कैरेट में हम देखते हैं तो 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, अब मैंने 14 कैरेट भी देखा है कि यहाँ पे 14 कैरेट की भी ज्वेलरी आ रही है। तो ज़्यादा 18 और 14 कैरेट की जो ज्वेलरी होती है वो डायमंड ज्वेलरीज में ज़्यादा यूज़ किया जाता है और 22 कैरेट की ज्वेलरी बनती है, 24 कैरेट का नहीं बनता है क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। तो और वो 2% हमारा यहाँ पे तांबा होता है। तो पहली बात तो है कि आप यहाँ पे प्योरिटी देखिए, फिर आप ये देखिए कि आपका उसका सर्टिफिकेशन है या नहीं, सर्टिफिकेट्स आपको दे रहा है ज्वेलर आपका भरोसेमंद होना चाहिए। तीसरी बात यहाँ पे है कि जब आप देख रहे हैं कि आपका मेकिंग चार्जेस क्या है, क्योंकि गोल्ड का जो रेट है वो यहाँ पे पैन इंडिया सेम रहेगा। चेन्नई में थोड़ा-सा कम रहेगा, दिल्ली में थोड़ा-सा ज़्यादा रहेगा, लेकिन पैन इंडिया ओवरऑल सेम होता है। व्हाट ब्रिंग्स डिफरेंस इज़ मेकिंग चार्जेस। अगर मेकिंग चार्जेस आपका ज्वेलर कम ले रहा है, उससे आपकी कॉस्टिंग कम हो जाती है। ये मुझे बड़ा अहम लगता है। मुझे लगता है कि कभी-कभी जो हमारे ट्रेडिशनल ज्वेलर्स होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे साथ हैं, तो वो उनसे ये चीज़ें मिलती हैं और काफ़ी सारे ऑफर्स भी आते हैं प्रतीक्षा जी। आप देखिएगा कि आप 11 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो 1 इंस्टॉलमेंट वो खुद देते हैं, बाद में आप उसे पूल करके यहाँ पे पैसा ले सकते हैं। तो उन स्कीम्स पे भी ध्यान दिया जाए। तीसरी, चौथी बात ये है कि जब आप ज्वेलरी लेते हैं, तो आप स्टडेड ज्वेलरी लेते हैं। तो जब आप वैल्यू वाइज आपको बायबैक जब आप सेल करने जाएंगे और आपको वैल्यू चाहिए तो आप वो स्टोन स्टडेड ज्वेलरी कम ले, या स्टोन स्टडेड ज्वेलरी की आपको डायमंड नहीं है तो आपको फिर उसका जो रिटर्न है वो नहीं मिलता है, सिर्फ आपको गोल्ड का रिटर्न मिलेगा। अगर आप फैंसी ज्वेलरी लेना चाहते हैं तो आप स्टोन स्टडेड ज्वेलरी लीजिए। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि मुझे इन फ्यूचर्स वैल्यू रिटर्न चाहिए तो मेरे ख्याल से फिर आप गोल्ड की ज्वेलरी लीजिए। उनसे एक बात बोलिए कि उनकी बायबैक पॉलिसीज क्या है, यानी कि जब यही गोल्ड ज्वेलरी आप उनसे सेल करने जाएंगे तो मेकिंग चार्जेस कट करके बाकी कोई चार्जेस तो वो नहीं लगा रहे हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखना होगा। प्योरिटी बहुत बड़ा फैक्टर था जो कि मैं रूरल इंडिया में भी देख रही हूँ कि वहां पे भी हॉलमार्किंग मतलब हॉलमार्क ज्वेलरी मिलने लगी है। नहीं तो पहले हमें बोला जाता था कि ये 22 कैरेट है, जब हम उसे रिटर्न करने जाते थे तो सेम ज्वेलर हमें बोलते थे कि नहीं जी ये तो 22 कैरेट नहीं, ये तो 20 कैरेट का प्योरिटी है इसमें। तो ये सारी चीजें बहुत आती थी। तो 5-6 मुद्दा यहाँ पे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। डायमंड ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो सर्टिफिकेट्स के बिना बिल्कुल नहीं खरीदे। डायमंड्स के बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, तो मेरे ख्याल से स्टोन स्टडेड ज्वेलरी में अगर आपको वैल्यू चाहिए बाद में तो फिर वो आपके लिए मतलब नहीं रखता। आपको फैंसी ज्वेलरी चाहिए तभी आप इसमें जाइए। डायमंड ज्वेलरी में चाहिए तो आपको सर्टिफिकेशन के साथ यहाँ पे लेना चाहिए। लैब ग्रोन डायमंड्स हो गए हैं तो डायमंड ज्वेलरी की भी कॉस्ट अब यहाँ पे कम हो गई है। प्योरिटी देखिए और साथ में मेकिंग चार्जेस पे जरूर बात करिए और काफी सारी स्कीम्स आती है ज्वेलर्स में, उसमें पार्टिसिपेट करिए। तो 1-1 महीने का इंस्टॉलमेंट देंगे, धीरे 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 वो पूल होता है, एसआईपी की तरह होता है। बाद में जाके आप एक अच्छा खासा ज्वेलरी से ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत छोटी छोटी सावधानियां बरत के आप जो ज्वेलरी की अगर बात है, ज्वेलरी का अगर आपको शौक है तो उसे आप निवेश की तरह भी ले सकते हैं। पिछले कई समय से अगर देखिए तो देश में जो कर्ज लेने वाली महिलाएं हैं उनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। देश की महिलाएं जो हैं वो अपनी ज़रूरत के लिहाज से गोल्ड लोन में भी भागीदारी बढ़ा रही हैं। अगर 2019 में आंकड़ा देखा जाए जो कि 19% के आसपास था, वो 24 में बढ़कर 36% हो गया। आपकी स्क्रीन पर ये जो आंकड़े दिख रहे हैं ये वो बताते हैं कि 19 से 24 के बीच की ये जो ग्रोथ है ये महिलाओं के लोन में गोल्ड लोन की जो हिस्सेदारी है उनमें कितना ज्यादा बड़ा एक अंतर दिखाती है, एक उछाल दिखाती है। वंदना मैम,
हम अपने दर्शकों को ये आंकड़ा दिखा रहे हैं 2019 में, जब 19% का ये आंकड़ा था जिसमें कि गोल्ड लोन की हिस्सेदारी दिखाई पड़ रही थी, वो 2024 तक आते आते 36% हो गई। यानी ये जो आंकड़ा है, ये जो जंप है, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये आंकड़े किस बात के संकेत देते हैं, आप इसे कैसे देखती हैं? प्रतीक्षा जी, पहले अपनी तारीफ करनी होगी हमें क्योंकि महिलाओं में क्रेडिट वर्दिनेस ज्यादा है। बैंक प्रेफर करता है महिलाओं को यहाँ पे लोन देने के लिए क्योंकि उनकी जो रीपेमेंट कैपेसिटी होती है वो बड़ी ज्यादा होती है। तो और दूसरी चीज यहाँ पे है कि रिसेंटली ये काफी एम्पावर्ड हुई है और जो होम लोन है इसमें 25 से 30% यहाँ पे महिलाओं ने होम लोन लिया है। इसका एक कारण भी है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे उनको कम लगता है। जब गोल्ड लोन की बात आती है तो 60% यहाँ पे महिलाएं हैं जो गोल्ड लोन लेती हैं और उनका क्रेडिट वर्दिनेस बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो रीपेमेंट का यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस रहता है बैंकर्स को भी। चौथी बात यहाँ पे ये है कि जो यहाँ पे जितनी भी योजनाएं चल रही हो, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, मुद्रा लोन हो, तो इसमें जो गवर्नमेंट ने वुमेन को एम्पावर करने के लिए बहुत सारी चीजें करी है। तो वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी यहाँ पे लोन ले रही हैं। और मैंने देखा है कि गांव में महिलाओं को ड्रोन से पेस्टिसाइड छिड़कने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो अब ड्रोन्स खरीद रही हैं। तो मैंने ये आंखों से देखा हुआ, मैं ये चीजें बता रही हूँ। इन सब चीजों के लिए वो छोटे छोटे लोन्स ले रही हैं। फिर आप अगर देखेंगे कि अब कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, मैरिज पर्पज से बहुत ज्यादा खर्चा होने लगा है। अब मैरिज एक बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है, लोग अपना घर का फर्निशिंग करते हैं, तो यहाँ पे भी वो लोन ले रहे हैं। तो लोन लेने की जो मतलब आप कह सकते हैं ना कि डोमेन ये बहुत बड़ा हो गया। पहले क्या था कि हम एजुकेशन लोन लेते थे, होम लोन लेते थे। अब यहाँ पे आप घर को अच्छा कर रहे हैं तो इसके लिए भी आप लोन ले रहे हैं, आप मैरिज पर्पज से लोन ले रहे हैं क्योंकि आपका ग्रैंड सेलिब्रेशन होना चाहिए। तो इन सब चीजों से ये दायरा जो है बढ़ता गया है और महिलाओं की इनकम बढ़ती गई है, तो उनपे वो रीपेमेंट कैपेसिटी बहुत ज्यादा आई है जिसकी वजह से ये बढ़ा है। और साथ में अगर देखा जाए तो कुछ यहाँ पे अगर नेगेटिव फैक्टर्स हैं तो ये इसमें आप एक कोविड को भी डाल सकते हैं। कोविड के समय में जो एनबीएफसी थे वहां पे काफी ज्यादा होम लोन, गोल्ड लोन यहाँ पे लिया गया था, मॉर्गेज किया गया था। तो वो कोविड फैक्टर भी था जब यहाँ पे काफी लोगों ने जॉब को मिस करा था। तो मुझे बाकी पॉजिटिव लगते हैं। एक निगेटिव मुझे लगता है कि एक साइकिल आया था कोविड का जिसकी वजह से हम यहाँ पे बोरोइंग ज्यादा कर रहे हैं, वरना ये आंकड़े और ज्यादा हो सकते थे। वो जो 2 साल का पीरियड था शायद उसमें ये आंकड़े कहीं दब के रह गए थे। वरना जी, अगर देखिए तो मार्केट में, जैसा कि आप शुरुआत से कह रही हैं कि गोल्ड में निवेश बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर देखिए तो मार्केट में बहुत सारे निवेश के ऑप्शंस मौजूद हैं। आप सोने में निवेश क्यों करें और वो कितना सही है? क्या अपने पोर्टफोलियो में, यानी कुल निवेश में गोल्ड का हिस्सा रखना सही है? और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है वो ये कि क्या ये जो हिस्सेदारी है जो कि अपने निवेश में हम गोल्ड के रूप में रखते हैं, ये फ्यूचर के लिहाज से मजबूत हमें बनाता है? ये बहुत अहम सवाल है और इससे हम डरते भी हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे 20 साल पहले एमसीएक्स पे गोल्ड लॉन्च हुआ था, उस समय इसका प्राइस जो था करीब 5,000 था प्रतीक्षा जी, और अब ये यहाँ पे आप देख रही हैं 86,000 के करीब है। तो जब हर समय होता है तो हर समय हमारे दिमाग में होता है कि प्राइसेस बहुत ऊपर है, अभी क्या लेना चाहिए। गोल्ड के केस में मुझे लगता है कि लेना चाहिए। अगर आप इसको सीएजीआर, अगर आप इक्विटी से निफ्टी से कंपैरिजन करेंगे तो पिछले 3 सालों में 16% का सीएजीआर था गोल्ड का, जबकि निफ्टी का अगर आप देखें तो शायद ये 14% के करीब रहा है। तो एक ऐसा एसेट क्लास जो बढ़ती हुई इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी तो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, तो इस बढ़ती हुई इकोनॉमी के साथ एक सेफ हेवन माना जाने वाला एसेट क्लास उसके मतलब रिटर्न को बीट कर रहा है, तो निश्चित तौर पे ये हमें रहना चाहिए। अब बात की जाए कि अभी का क्या निवेश सही है, तो मुझे लग रहा है कि जिनको बिल्कुल शॉर्ट टर्म यहाँ पे करना है उनके लिए ये जो गोल्ड प्राइसेस है ये बहुत हायर साइड है, करीब 82,000 83,000 का रेंज आता है, तो यहाँ निवेश करना चाहिए। लेकिन गोल्ड में मुझे लगता है कि जब भी लोग ज्वेलरी लेते हैं या फिजिकल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो थोड़ा लंबा टाइम पीरियड के लिए रखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके की अनसर्टेनिटी अभी पॉलिटिकल आ रही है, जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है, टैरिफ वॉर से यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रिसेशन का यहाँ पे खतरा बढ़ रहा है, इन सब सिनेरियो में गोल्ड को निश्चित तौर पे रखना चाहिए। अगर रखना चाहिए तो 10 to 15% एलोकेशन आपको रखना चाहिए। अगर आप यहाँ पे, अब डिपेंड करता है कि आप टूल कौन सा यूज करेंगे। अगर आपको यहाँ पे वेल वर्स्ड है, वेल रिसर्च्ड है, तो आप फ्यूचर्स में जाइए, ऑप्शंस में जाइए। अगर आपको छोटे प्राइस, छोटे प्रिंसिपल अमाउंट से आपको करना है तो मेरे ख्याल से ईटीएफ सबसे बढ़िया ऑप्शन आपके लिए है। कुछ खर्चा तो है इसमें क्या है कि आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं डीमैट के थ्रू, और 1 ग्राम का इसमें एक वो होता है
यूनिट होती है, तो मुझे वो बहुत बढ़िया लगता है करने के लिए। और मुझे लग रहा है यहाँ पे कि अभी से लेके 5 साल तक का अगर हम सोचें, तो मेरे ख्याल से 1 लाख तो आराम से यहाँ पे गोल्ड पार करेगा। तो ऐसे अनसर्टेन टाइम में आपका गोल्ड जो है हमेशा आपके पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 10% होना चाहिए। होना ही चाहिए।